हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1697th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरे आज की जो मेहमान है वो एक पक्का नागपुरकर है, प्राउड नागपुरकर है और पिछले 8 वर्षों से लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था से जुड़ी हुई हैं। प्रियदर्शनी कॉलेज जेएल कॉलेज प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई हैं। बचपन से हमेशा से टीचर बनना चाहती थी, लेकिन एक स्टार्टअप का एक है जो जहन में है, और वो क्या स्टार्टअप होगा वो बताएंगे हमारी आज की द्रोणाचार्य। प्लीज वेलकम प्रोफेसर निशा वारंबे मैम। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सर। मैम सॉरी, आपकी मैंने सीक्रेट रिवील कर दी है ना। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। मैम बचपन से क्या बनने के एस्पिरेशंस थे? कौन सी स्कूल आप गई, क्या पकड़ा, कहाँ आपने पढ़ाई करी अपनी? पहली बात तो मेरा जन्म नागपुर में ही हुआ है और बचपन से यानी 10th स्टैंडर्ड तक जो मेरा स्कूलिंग था वो काफी चेंज होते गया जी। यानी मैं कंटिन्यू एक ही स्कूल में नहीं रही हूँ। मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो उसके कारण हर 3 साल बाद ट्रांसफर होती थी हमारी। ओह। तो उसके कारण ऐसे रहता था कि 2 साल अच्छे फ्रेंड्स बन गए, जी। तीसरे साल अच्छे और बन गए, तो जी। फिर छोड़ना पड़ता था। तो इसलिए मैम आप तो एक समय क्या था, बनाती ही नहीं होंगी फ्रेंड्स? नहीं, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं। यानी मेरे Okay. 6th स्टैंडर्ड से लेके यानी जब से यानी वो टेलीफोन नंबर वगैरह स्टार्ट हो गए जी। 6th स्टैंडर्ड से लेके अभी यानी जो अभी तक के जो फ्रेंड्स हैं मेरे टच में हैं। जी। तो इससे ये सीख गई मैं कि जो भी अपने लाइफ में चेंजेस रहते हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहे मेरे लाइफ में। बराबर। यानी 10th तक एक भी ऐसे बेस्ट फ्रेंड बन गया, जी। फिर छूट गया। तो जी। इससे मैं काफी अडेप्टेबल टू चेंजेस हो गई। ये क्वालिटी मुझ में आ गई कि कोई भी अगर सिचुएशन रही तो उसमें मैं अच्छे से यानी खुद को अडॉप्ट कर सकती हूँ, ढाल सकती हैं आप? अच्छे से डाल सकती हूँ उसमें। जी। उसके बाद यानी मेरा 10th तक यानी काफी यानी 5-6 स्कूल मैंने चेंज किए जी। और वो स्कूलिंग भी मेरे ऐसे थी कि बहुत ही लो लेवल मीन्स इनवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का बहुत ही खराब था, किसी का बहुत ही अच्छा था। यानी लो लेवल स्कूल और हाई लेवल स्कूल दोनों तरफ की दोनों देखे आपने? दोनों मैंने देखे। तो इसलिए यानी गांव में कभी ट्रांसफर हुई तो एकदम लो लेवल स्कूल में जाना पड़ता था, शहर में हो गई तो एकदम हाई लेवल स्कूल में जाना पड़ता था। जी। तो वो दोनों चेंजेस में मैं अच्छे से खुद को मैच कर लेती हूँ। अभी मुझे इतना यानी डिफिकल्ट नहीं होता है। अब उसके बाद जैसे 11th हो गया तो 11th मेरा शिवाजी साइंस कॉलेज से हुआ है जी। उसके बाद मेरा यानी इंजीनियरिंग ही करना था, क्योंकि जी। एक था कि नहीं इंजीनियरिंग प्रोफेशन में ही जाना है जी। और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही जाना था। पहले से कि थोड़ा सा था इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ लगा। तो मेरा रायसोनी कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मेरा इंजीनियरिंग हुआ है जी। 2010 का मेरा पास आउट है जी। और उसके बाद तुरंत ही यानी जैसे मेरा प्लेसमेंट हुआ था, बट स्टिल आई वांट टू गो इन अ टीचिंग प्रोफेशन। Right. तो इसीलिए मैंने प्लेसमेंट को ना बोल के मैंने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचा। तो तुरंत मैंने BE के बाद MTech में एडमिशन लिया सेम कॉलेज में रायसोनी में जी। और वहाँ से मेरा 2012 का पास आउट है MTech का। और उसके बाद मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया और अभी यहाँ पे हूँ, कॉलेज में हूँ। मैम जब आप यहाँ पर आई प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, पहले दिन से लेके अब तक कितना मजा आ रहा है? काफी मजा आया। यानी पहले जैसे मैं कॉलेज में गई थी तो स्टार्टिंग में कि नहीं टीचिंग में जाना है तो एटलीस्ट आपको 70 to 80 स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है जी। और एक टीचर ऐसा है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर लेक्चर। एब्सोल्युटली। और जितना मैंने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई नहीं की उतनी मैंने टीचिंग लाइफ में पढ़ाई की, क्योंकि 80 स्टूडेंट के सामने कुछ बोलना मीन्स आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो था यानी जर्नी काफी यानी चेंजेस लाए मैंने खुद में। पहले क्या करना चाहिए, पहले एकदम से नहीं समझता था कि क्या कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। धीरे धीरे मैंने खुद को अपग्रेड किया कि स्टूडेंट्स को उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। जैसे कुछ डिफिकल्ट टर्म्स रहते हैं कि वो नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लेवल पे थी, मुझे भी नहीं समझता था कि यानी टीचर क्या बोल रहे हैं जी। तो वो मैंने सीखा कि नहीं मेरे स्टूडेंट को समझना चाहिए तो मुझे उनके हिसाब से उनकी लैंग्वेज में उनके डे टू डे लाइफ के जो एग्जाम्पल्स रहते हैं उसके साथ को रिलेट करके मुझे उनको पढ़ाना चाहिए जी। तो वो एक था। तो धीरे धीरे मैंने खुद को अपग्रेड किया कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स यूजिंग देयर बेसिक यूजिंग देयर डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स
और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते गई और अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया मेरे इसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं 100% पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ने भी 100% देना चाहिए। ये एक मेरा मोटो रहता है जी कि आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट फॉर दैट कि इफ आई एम गिविंग 100% देन यू शुड गिव एटलीस्ट 80 to 90%। मैम, पहले के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? जैसे पहले के स्टूडेंट्स यानी अब पहले के स्टूडेंट्स में एक पेशेंस था। जैसे मैं इतना 2010 का मेरा पास आउट है, जी। तो थोड़ा पेशेंस लेवल काफी अच्छा था हमारा। अभी के स्टूडेंट्स में पेशेंस लेवल इतना नहीं है। उनको कैसे एकदम से अभी के अभी चाहिए, यानी जी। उनको नोट्स भी पूरे 2 मिनट नूडल, हर चीज वही है। नूडल्स जैसे चाहिए कि नहीं मैम ये चाहिए, मैम वो चाहिए। वो पेशेंस लेवल नहीं है उनमें। जी। बट अभी के स्टूडेंट में रिस्क टेकिंग फैक्टर्स काफी है जी। वो एक मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ, लेकिन जो हमें नहीं था कि हम रिस्क लेने के लिए सोचते थे। बट जी। अभी के स्टूडेंट ठीक है, ये नहीं हुआ तो उनके पास प्लान ए है, प्लान बी है और प्लान सी। जी। ये नहीं हुआ तो ये प्लान ए नहीं वर्क किया तो प्लान बी, नहीं तो प्लान सी। तो ये यानी ये खुद मैंने मेरे स्टूडेंट से सीखा है जी। कि वो इतना टेंशन नहीं लेते, अच्छे से लाइफ जीते हैं और वो खुद पढ़ते भी है, खुद को अपग्रेड भी करते हैं। जितना हमने नहीं किया था उससे ज्यादा वो यानी स्टूडेंट्स ने काफी उनके स्टूडेंट्स लाइफ में खुद को अपग्रेड किया है। मैम, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ाती हैं, उसको लेकर आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है? जैसे मेरे काफ़ी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, कंट्रोल सिस्टम एंड देन सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस भी पढ़ाई है, C++ पढ़ाई है। स्टार्टिंग लेवल में मुझे यानी पहले साल थोड़ी दिक्कत जाती है कि आपको पढ़ाना पड़ता है, यानी पढ़ना पड़ता है, खुद को काफ़ी पढ़ना पड़ता है। एटलीस्ट मुझे यानी 1 to 2 आवर पढ़ना पड़ता था बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वही सब्जेक्ट मिले, यानी 2 या 3 साल बाद फिर ऐसे हो जाता है कि आप खुद जाके बिना पढ़े चॉक एंड डस्टर लेके यू कैन टीच यूर स्टूडेंट्स राइट, विदाउट रेफरिंग एनी नोट्स और एनीथिंग। सो ये धीरे धीरे यानी 1 या 2 साल बाद आपको अच्छे से और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वैसे वैसे और हम पढ़ते जाते हैं कि अरे इसमें तो और ये नया कंसेप्ट है। जी। तो धीरे धीरे हम कंसेप्ट और हमारे क्लैरिफाई होते जाते हैं। तो जितना साल पढ़ा हो एक ही सब्जेक्ट, तो उतना साल उसमें हम मास्टरी कर सकते हैं। वो एक मैम, अपने आप को एक होता है कैसे क्या पढ़ाना, ये समझ में आता है। हाँ। दूसरा ये कि होता है कि कैसे पढ़ाना, कैसे पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। आप इसकी तैयारी कैसे करती हैं? क्या पढ़ाना, ये तो सिलेबस पहले से फ्रेम रहता है कि यू हैव टू टीच दिस एंड दिस डन। सो वो तो कभी क्वेश्चन रहा ही नहीं कि क्या पढ़ाना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अभी कैसे पढ़ाना वो देखा जाए तो अभी इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। देयर आर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मैं नॉर्मली देखती हूँ कि कोई मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उसका इंडस्ट्रियल बेस्ड कोई एप्लीकेशन है क्या, इंडस्ट्री में उससे कुछ रिलेटेड है क्या जी। तो वो मैं थोड़ा रिलेशन फाइंड आउट करती हूँ कि ये टॉपिक है और इसका इंडस्ट्री रिलेटेड एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। जी। सो यू शुड फोकस ऑन दिस टॉपिक फॉर इंटरव्यू पर्पज। यानी उनको इंटरव्यू में जो जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके बारे में भी बताने के लिए मैं वैसे पढ़ाती हूँ। जी। तो मतलब आ जाता है जी। मैम, अब चूंकि एक सक्सेसफुल 8 इयर्स हो गए हैं इस पूरे के पूरे करियर में, और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए नेक्स्ट PhD एनरोल करना पड़ेगा, जो मैंने अभी किया है, PhD एनरोल किया है। सो इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर आई विल गेट दैट PhD डिग्री। और उसके बाद अभी जो यानी सब्जेक्ट्स है उसमें काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आई है। जो पुराना मेथड था वो पढ़ के तो कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए मुझे खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। खुद को मैं अपडेट करती रहती हूँ by seeing the YouTube videos and whatever the new technologies are going on। यानी काफ़ी नए नए टेक्नोलॉजीज आए हैं कि हमने वो जो घिसा पिटा सिलेबस पढ़ा है वो सेम नहीं है अभी जी। तो वो तो पढ़ा नहीं है, बट उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मुझे खुद को अपडेट करना पड़ता है कि क्योंकि फिलहाल बच्चों को काफ़ी रहता है कि मैम इसके आगे क्या करना चाहिए, उसके आगे क्या करना चाहिए। अगर यानी स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे तो मुझे आंसर पता रहना चाहिए, तो इसलिए मैं खुद को अपडेट करती हूँ और नए कोर्सेज में ज्वाइन करती हूँ। और उसके लिए काफ़ी फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स रहते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं
और हमारे कॉलेज में एक एजुकेशनल स्किल्स EDU स्किल के साथ उनका टाइप है, जो यानी फैकल्टी को नए जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज जी। है उसमें ट्रेनिंग देती है। यानी हर महीने में उसके 2 कोर्सेज रहते हैं, तो एनी फैकल्टीज कैन एनरोल फॉर दैट कोर्स। वो एक सुविधा हमारे कॉलेज में अभी शुरू हुआ है। जैसे अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी में AI काफ़ी शुरू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू है काफ़ी, जी। डेटा साइंस काफ़ी शुरू है, IoT काफ़ी शुरू है, एम्बेडेड सिस्टम है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग, ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है जो यानी अब हमारे रेगुलर सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए टू गो इन द इंडस्ट्री। So for that, our principal sir has a tie-up with that educational skill company, and they are organizing the workshop or training program for the teachers for 1 month training program. It depends on the course syllabus. 1 month हो सकता है या 15 month रह सकता है, तो उसमें भी हम एनरोल करते हैं, उससे भी काफ़ी कुछ नया सीखते हैं। तो ये खुद को हमको अपडेट तो करना ही पड़ेगा। बीइंग अ टीचर आई हैव टू अपडेट माय नॉलेज। जी मैम, नौकरकर परिवार और वारम्य परिवार आपके इस प्रोफेशन को किस तरह से देखता है? जैसे मेरे फादर जो थे वो बचपन में ट्यूशन्स लेते थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वही हेरिडिटी मुझ में आई है। और सेम मेरे फादर इन लॉ तो और मेरी मदर इन लॉ भी ट्यूशन्स लेते थे, तो वो एक समझते कि एक टीचर का रोल क्या चाहिए। उनको देख के मैं टीचर बनी हूँ कि नहीं, आपने ये ऐसे करना चाहिए, बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, कि स्टूडेंट्स को किस लेवल पे जाके पढ़ाना चाहिए। हर स्टूडेंट यानी सेम टाइप का नहीं रहता है, कोई स्टूडेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट रहते हैं, कोई नहीं रहते जी। बट स्टिल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सम हिडन फैक्टर इन दैट स्टूडेंट। जी। इट इज़ वेरी असेंशियल कि कोई बच्चा यानी पढ़ाई में अच्छा नहीं, तो उसका कुछ ना कुछ एक अच्छा करिकुलर अलग रह सकता है, तो वो भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो उसमें भी स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं, ये भी पढ़ना है, बट साथ साथ आप इसके साथ आगे भी इसके साथ भी आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो। तो ये यानी घर वालों से ही सीखा है, तो वो काफ़ी अच्छे से लेते हैं मेरे प्रोफेशन को। मैम, अब PhD करने वाली हैं मैम, वो जो स्टार्टअप वाला जो आइडिया है मैम, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगी? स्टार्टअप एज सच यानी मुझे खुद के लिए नहीं करना है स्टार्टअप एज सच। मुझे ऐसा है कि जो नीडी पीपल है, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं इन सोसाइटी, दोज हु कैन नॉट पे देयर बेसिक फीस फॉर इवन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड, बट दे आर वेरी कैपेबल इन स्टडी। So for the students, I want to start one e-school, Pathshala or something like that. That is in my mind. Right. But I will do this after 2 to 3 years, and I want to support those students, and I will. I may charge for that, but बहुत ही बेसिक अमाउंट चार्ज करूँगी, क्योंकि एक ऐसा है कि बच्चों को अगर फ्री में दो तो वो खुद उसकी वैल्यू नहीं उसकी वैल्यू नहीं रखते। फ्री की वैल्यू नहीं, फ्री की वैल्यू नहीं, यानी जैसे अगर आपको स्कूल में 1 लाख फीस भरनी पड़ी, तो मैं हार्डली उसको यानी 100 रुपए में भी पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। तो ये मेरा एक कंसेप्ट है कि उनको फ्री में नहीं देना चाहिए, उनसे एक बेसिक अमाउंट लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर मैम, ये थॉट अपने आप में बहुत अच्छा है, बिकॉज इससे अच्छा ज्ञान उन बच्चों तक पहुंचेगा जो जिसके लिए कि वो वो अर्जित है, और और इससे मैम कहीं ना कहीं ये जो कोशिश है ये बाकी लोगों तक भी पहुंचेगी। हो सकता है आपको देखा देखी कोई और भी लोग कोशिश करें। और हमारे यहाँ वैसे भी मैम हमारे देश में लिटरेसी एक बहुत बड़ा इशू है। कोविड के दौर में ये हमने देखा भी कि लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे 2 गज की दूरी क्यों रखना ज़रूरी है, क्या रीजंस है। और ज्ञान है तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया है ना। तो आप ये अपनी कोशिश में लगी रहिए। अगर राज की बात इसे सपोर्ट कर सकता है इसे प्रमोट करने के लिए, तो आई बी मोर देन हैप्पी। आप हमारे आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अपनी पूरी कहानी हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योर जर्नी इज इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PhD एंड फॉर योर स्टार्टअप। थैंक यू सो मच मैम। सुपर। प्रोफेसर निशा वारम्बे मैम से मुलाकात हुई, बात हुई, दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जिसे देखने के बाद मजा आ जाता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। प्रोफेसर निशा वारम्बे से आप एक चीज अगर सीख पाएंगे तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, और वो है अपने परिवार की लेगेसी को आगे ले जाना। जब वो देखती थी, जब वो छोटी नहीं, तब वो अपने फादर को ट्यूशन लेते हुए देखती थी, तो वो तब
उस बात को समझ पाती थी कि अगर आपके पास ज्ञान है और आप किसी को अगर ज्ञान देते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। एक तो बेनिफिट डेफिनेटली एक मॉनेटरी बेनिफिट होता ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेटिस्फैक्शन भी तो होता है कि आपके वजह से कोई ज्ञान लेकर आगे बढ़ रहा है। और द्रोणाचार्य का हमारे द्रोणाचार्य ने हमेशा वही रोल निभाया, वो महाभारत हो, वो या वो जीवन की महाभारत हो, हमेशा द्रोणाचार्य आए हैं, उन्होंने रोशनी दिखाई है, उन्होंने काले बादलों के अंदर में रोशनी दिखाकर रास्ता दिखाया है। निशा वारम में वही काम कर रही है, रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं, रोशनी देने का काम कर रही हैं। उम्मीद है कि उनके स्टूडेंट्स भी इस रोशनी का फायदा उठाएं और आगे बढ़ते रहें। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।